नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। सुबह के 9 बज रहे हैं और ऐसे में आपको दिखाएंगे 9 बजे की 9 खबरें 9 रिपोर्टर के साथ। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां कुलाना में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रक्षा मंत्री और सीएम मनोहर लाल संबोधित भी करेंगे जनसभा को। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 24 घंटे में 3 हेलीपैड भी तैयार कराए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम मनोहर लाल भी यहां जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरे कार्यक्रम के लिए 3 हेलीपैड भी तैयार कर लिए हैं। कुलाना में ये कार्यक्रम होने वाला है, ये प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा और हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी तैयारियां की हैं। 24 घंटे में 3 हेलीपैड भी बना लिए गए हैं और ऐसे में कुलाना में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। कुलाना में कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर भी इसमें शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयारियां भी की है। 24 घंटे के अंदर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं और आज ऐसे में प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है और ऐसे में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी 24 घंटे में 3 हेलीपैड बनाए हैं। चौहान की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी तैयारियां की है। 24 घंटे के अंदर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है, कितने बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र राजस्थान में चुनाव जीतने को लेकर के है और इसी क्रम में जो है आज झुंझुनू में राजस्थान बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है, जहां पे लगभग 500 से अधिक जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी जो 25 सांसद हैं और जो विधायक हैं 70 से अधिक, सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इस तरह का निर्देश दिया गया है। 11 बजे बैठक शुरू होगी। इस बैठक में जो है आने वाले समय में किस तरह से चुनाव जीता जाए, इसकी रणनीति बनेगी। साथ ही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके 4 साल जो पूरे हो रहे हैं 17 दिसंबर को, तो वह सुशासन दिवस के रूप में उस दिन को मनाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.4 तीव्रता का यहां भूकंप आया है। एक हफ्ते में दूसरी बार धरती हिली है। दिल्ली में 54 सेकेंड तक धरती हिली है। फिर से नेपाल भूकंप का केंद्र रहा है। इस तरीके से एक हफ्ते में 2 बार भूकंप से दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके दहशत में हैं। आपको बता दें कि यहाँ लोग घरों से, दफ्तरों से, बिल्डिंगों से बाहर आए हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार धरती हिली है। 54 सेकेंड तक इस भूकंप को महसूस किया गया है। इस बार आपको बता दें कि इसकी जो रिएक्टर स्केल पर तीव्रता थी वो 5.4 रही है और नेपाल भूकंप का केंद्र रहा। इसके पहले भी जब भूकंप आया था तो नेपाल ही केंद्र था और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में, आसपास के राज्यों में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, शाम लगभग 4 बजे और उसके बाद रात 8 बजे के लगभग।
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके। नेपाल जिसका केंद्र रहा 5.4 तीव्रता का भूकंप आया और नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मनीषा जुड़ गई है। मनीषा, भूकंप लगातार यहाँ पर आ रहा है, एक हफ्ते के अंदर 2 बार भूकंप आया है। अगर हम यहाँ पर विशेषज्ञों की बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, 2 बार भूकंप आना? तो एक बार फिर से मनीषा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार आपको इस खबर के बारे में बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से 5.4 तीव्रता के भूकंप की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। एक बार फिर से अपनी सहयोगी मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा, एक हफ्ते में 2 बार भूकंप, विशेषज्ञ क्या कहते हैं? मीनाक्षी, बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर में 2 बार ये दूसरी बार है जो कि भूकंप के झटके देखे गए हैं। वैज्ञानिकों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बताया है कि हिमाचल क्षेत्र में बड़े भूकंप की संभावना है। के इलाकों में भूकंप के झटके दिखाई दे रहे हैं कि हिमाचल क्षेत्र जो है वहां पर जमीन के नीचे का जो स्तर है बताया जा रहा है, ज्यादा झटके जो है यहाँ पर आ सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने साथ साथ ये भी कहा है कि इससे डरने की बजाय से इसका सामना करने के लिए तैयारियां करनी चाहिए। तो उसी के लिए वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। और आपको बता दूं, दिल्ली में दूसरी बार ये है जो भूकंप के झटके देखे गए हैं। और लोग जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अपना जो एक डर है वो भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कभी तो दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, लग जाता है। और अब 2 बार भूकंप के झटके, इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वालों का यहाँ पर ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो दिल्ली वाले काफी डरे हुए भी हैं, क्योंकि मैंने लोगों से बातचीत भी की थी तो उनका यही कहना था कि भूकंप लगातार जिस तरीके से दिल्ली में देखा जा रहा है उससे यही। बिल्कुल मनीषा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इमारतें हैं और झटकों में बाहर निकल पाना पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे में लोगों का डरना भी लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एमसीडी चुनाव की बात कर लेते हैं, जो आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। आपकी दूसरी लिस्ट में 116 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। आपने अभी तक सभी 250 वार्डों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपकी पहली लिस्ट में 134 उम्मीदवारों के नाम। निगम चुनाव के लिए बीजेपी की भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में 232 नामों पर मुहर लगा दी है। 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। एमसीडी में काबिज बीजेपी ने निगम चुनाव के लिए जहां अब तक पहली लिस्ट जारी की है, तो इन दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने सभी 250 वार्डों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए देर रात 116 उम्मीदवारों वाली अपनी दूसरी और आखिरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में 134 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई थी। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि 90% टिकट जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने पहली लिस्ट में 232 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बीजेपी जल्द ही बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, क्योंकि एमसीडी चुनाव के लिए 14 नवंबर उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में आज बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को। दिल्ली नगर निगम के चुनावों के बाद अब बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनावों की, जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी गई है। चौथी सूची में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है। अब तक कुल 104 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। भावनगर की दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। द्वारका और भरूच से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। शनिवार को जारी चौथी सूची में कुल 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। अब भी 78 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर वो सत्ता में आई तो बिल्किस बानो मामले के दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने की छूट को भी रद्द कर देगी। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम फिर से सरदार पटेल स्टेडियम करने की भी बात कही है। कांग्रेस ने चौथी सूची जारी की है। 9 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी तक
कांग्रेस की तरफ से 104 प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होने, 8 दिसंबर को मतगणना होनी है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नाम भी सामने ला रही हैं। कांग्रेस ने भी चौथी सूची में 9 प्रत्याशियों के नाम बताए हैं। अब तक 104 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस के द्वारा घोषित कर दिए गए। इसमें भावनगर की दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया गया है। द्वारका और भरूच से भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां गुजरात कांग्रेस के प्रत्याशियों की ये चौथी सूची है, जिसमें 9 नामों को शामिल किया गया है। तब तक कुल 104 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। विधानसभा की 182 सीटें हैं। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होने हैं। 8 दिसंबर को हिमाचल चुनावों के परिणाम के साथ ही गुजरात के विधानसभा चुनावों के परिणाम भी सामने आ जाएंगे और ऐसे में कांग्रेस ने भी अभी तक 104 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। चौथी सूची कल जारी की गई है, जिसमें 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें भावनगर की दोनों सीटों पर भी प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया गया है। द्वारका और भरूच से भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मेहुल का रुख करेंगे। मेहुल, 9 प्रत्याशियों के नाम और ऐलान कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। 9 प्रत्याशी जिस तरीके से यहाँ पर उतारे गए हैं, भरूच की सीटें हों या फिर द्वारका की सीटें हों, भावनगर की सीटें हों, क्या ये कड़ी टक्कर दे पाएंगे? किस तरीके से ये पूरी रणनीति बनाई गई है प्रत्याशियों के नाम के चयन के पहले? देखिए, केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी बवंडर मचा हुआ है। अभी उनके भी 16 नाम बाकी हैं। कल बड़ी मुश्किल से 6 नाम घोषित किए गए थे। अभी 16 नामों पर मंथन जारी है, क्योंकि जाति ज्ञाति के समीकरण है और बवंडर न उठे, किसी प्रकार का बवाल न हो और जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के जो कार्यकर्ता हैं उनका मन परखने के बाद किस तरीके से घोषित किया जाए, ये दूध के जले हैं, फूक कर पीते हैं। इस प्रकार की स्थिति न केवल भारतीय जनता पार्टी की बल्कि कांग्रेस की भी है। इसलिए रुक रुक कर सूची आ रही है। कल 6 नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए थे। आज कांग्रेस ने कल देर रात 9 नामों की घोषणा की है। अभी 16 नाम भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आने बाकी है और 77 नाम कांग्रेस से आने बाकी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बीजेपी को भी अपेक्षा नहीं थी कि गुटबाजी होगी या जिनके पत्ते कटे हैं टिकट को नहीं मिला है वो लोग बगावत पर उतर आएंगे। कई सीटों पर बगावती सूर खिड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं 7 बड़े मंत्रियों को ये बवंडर जो है उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें मध्य गुजरात के लिए परसोत्तम रूपाला है, सौराष्ट्र के लिए विजय रूपानी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है। बिल्कुल, हर पार्टी चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, गुजरात फतेह करना चाहती है। ऐसे में सब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और साथ ही ये जो घोषणा है नामों की वो भी सोच समझ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात बिहार की, जहां भारत जोड़ो उप यात्रा की तैयारी में कांग्रेस है। बिहार में आज दिग्गज कांग्रेस नेता आएंगे। दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश पटना पहुंचेंगे। उप यात्रा के प्रारूप के गठन को लेकर के चर्चा करेंगे। 1200 किलोमीटर की उप यात्रा कांग्रेस निकालेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है। जिन राज्यों से होकर यात्रा नहीं गुजर रही है वहां कांग्रेस कार्यकर्ता उप यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार कांग्रेस 1200 किलोमीटर की उप यात्रा निकालने की तैयारी में है। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा आयोजन समिति के प्रमुख दिग्विजय सिंह, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश आज पटना पहुंच जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में दोनों दिग्गज नेताओं की जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई है। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के प्रारूप गठन को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि इस दौरे को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास शनिवार को ही पटना पहुंच गए। राठौर ने
बताया कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़े सभी जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर समेत सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष और संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ बिहार में यात्रा के संदर्भ को लेकर विचार विमर्श करेंगे। दरअसल कांग्रेस की 1200 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है, जो 50 दिनों का सफर तय कर बांका जिले से शुरू होकर गया पहुंचेगी। सहयोगी संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, किस तरीके से यहाँ पर ये उपयात्रा का आयोजन किया जा रहा है? ऐसे कई राज्य हैं जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजरेगी, क्या इसी के मद्देनजर उपयात्रा यहाँ पर की जा रही है कांग्रेस के द्वारा आयोजित? ये देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल ये जो उपयात्रा की चर्चा है, जाहिर तौर पर दक्षिण बिहार में जिस तरह से यात्रा हुआ, उसके बाद लगातार ये यात्रा का दौर जारी है, उसमें बिहार में एक कांग्रेस में जान फूंकने की एक कोशिश है। और मैं बता दूं कि भक्त चरण दास सभी बिहार आते हैं, बिहार प्रभारी हैं। उसके बाद आज जिस तरह से दिग्विजय सिंह और तमाम जो नेता है उनके आने की संभावना है और वो आएंगे ही, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है करें कि कैसे इसको बिहार में पूरी तरह से कांग्रेस में जान डाला जाए। अभी देखिए, सरकार के अंदर भले ही कांग्रेस लगातार समर्थन करती रही है महागठबंधन का, लेकिन एक जनाधार जो था कांग्रेस का बिहार में, वो उसको मजबूत करने की कोशिश है। और जिससे दक्षिण बिहार में एक कह सकते हैं कि जो यात्रा हुई उसमें कांग्रेस को एक लग रहा है कि एक तो बहुत बड़ी कह सकते हैं कि आशा है कि आने वाले समय में 2024 में एक मिशन जो है कांग्रेस का, उसको एक कह सकते हैं अचीव करने का जो टारगेट है उसको लग रहा है कि वो पूरा कर लेगी। तो बिहार में जो यात्रा होगी उसमें तमाम जिले हैं, जिस तरह से तमाम जिलों की चर्चा हो रही है, और गया है, नवादा है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है और कई ऐसे क्षेत्र जहां की कांग्रेस की पकड़ रही है हमेशा से, तो उन क्षेत्रों में कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस ये बता पाए कि कांग्रेस फिर से एक बार कहीं न कहीं जमीनी स्तर से जनता से जुड़ना चाहती है और जुड़ी हुई है, और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर वो सीधे जनता से संवाद करना चाहती है। तो आज बहुत कुछ साफ होगा। और मैं बता दूं कि सदाकत आश्रम को पूरी तरह से सजा दिया गया। कुछ देर के बाद तस्वीरें भी आपके पास पहुंचेगी, और जब ये पहुंचेंगे तो ये देखा होगा कि उस उपयात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई। और मैं बता दूं कि तमाम नेता बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस को अब लगने लगा है कि जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना बेहद जरूरी है, और इस तरीके से ये उपयात्रा भी निकाली जा रही है। बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। बात पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में करीब 30 साल बाद जेल से रिहा होकर बाहर आई नलिनी श्रीहरन की, जो आज चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उनके साथ उनका केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मौजूद रहेंगे। जेल से निकलने के बाद नलिनी श्रीहरन ने कहा वो तमिलनाडु के लोगों की शुक्रगुजार है, जिन्होंने करीब 30 साल तक उनका साथ दिया। वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी श्रीहरन, उनके पति और 3 अन्य दोषियों को शनिवार शाम तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया। वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर सेंट्रल जेल गई, जहां उनके पति वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहाई मिली। मुरुगन और दोनों श्रीलंकाई नागरिकों को रिहाई के बाद राज्य के तिरुचिरापल्ली में विशेष शरणार्थी शिविर में पुलिस वाहन में ले जाया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है। बीजेपी झुंझुनू से मिशन का आगाज करने वाली है। 2023 का आगाज वर्किंग कमेटी में आज मंजूर होगा चुनावी कैंपेनिंग प्लान। 17 नवंबर से पहले फेज की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी मिशन राजस्थान पर निकल पड़ी है। बीजेपी झुंझुनू से आज इसका आगाज भी करने वाली है। वर्किंग कमेटी में आज चुनावी कैंपेनिंग प्लान को भी मंजूर किया जा सकता है, मंजूर किया जाएगा। राजस्थान चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन प्लान को तैयार कर चुकी है, और ऐसे में आज इस बैठक में इस प्लान पर मोहर लग सकती है। 17 नवंबर से पहले फेज की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू से इस मिशन की शुरुआत करने वाली है। 17 नवंबर से पहले फेज की शुरुआत, और राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। 17 नवंबर से पहले फेज की यहाँ पर शुरुआत होगी, और विधानसभा चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। आने वाले वक्त में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में, और ऐसे में मिशन राजस्थान पर भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, जो किसी भी तरीके से अब राज्य में सत्ता स्थापित करना चाहती है, कांग्रेस को हटाना चाहती है। और ऐसे में ये बैठकों का दौर भी जारी है।
राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर के पूरा खाका भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है और मिशन 2023 भारतीय जनता पार्टी इसका आगाज झुंझुनू से करने वाली है। तो राजस्थान चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का खाका तैयार हो गया है और बीजेपी झुंझुनू से मिशन 2023 का आगाज करने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब मैनपुरी रामपुर में उपचुनाव को लेकर के बैठक हो रही है, सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव होने हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। 2 सीटें जहां विधानसभा के उपचुनाव, 1 सीट मैनपुरी की जहां लोकसभा के उपचुनाव, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मंथन शुरू हो गया है कि आखिरकार किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। रामपुर में सीट खाली हुई है आजम खान की सदस्यता भंग होने के बाद, और साथ ही मैनपुरी में लोकसभा की सीट खाली हुई है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। ऐसे में मैनपुरी, रामपुर, खतौली इन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी में लोकसभा की सीट पर उपचुनाव होंगे, तो विधानसभा की सीट के लिए रामपुर में उपचुनाव होंगे, खतौली में भी होंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये मंथन हो रहा है। सीएम आवास बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है कि आखिरकार किन प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतारा जाए और मैनपुरी और रामपुर जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं, किले हैं, उन्हें किस तरीके से फतह किया जाए। सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, किस तरीके से ये मंथन चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चाहेगी कि रामपुर की विधानसभा सीट हो या फिर मैनपुरी की लोकसभा सीट हो, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, किला है, उसे फतह अब भारतीय जनता पार्टी करे। देखिए, कल यहाँ की कोर कमेटी की एक बैठक हुई थी जिसमें 3 नामों का एक पैनल वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। जहां तक मैनपुरी की बात है, मैनपुरी बीजेपी के लिए बहुत टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां से बीजेपी को जीतना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो वहां पर वोटर्स हैं, जिस तरह का वहां पर समीकरण है, वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के फेवर में है। वहां से ये माना जा रहा है कि शाह की बिरादरी के किसी व्यक्ति को बीजेपी टिकट देगी। जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो प्रेम सिंह शाक्य का है। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लिहाजा वहां भी मुश्किल थोड़ी सी है बीजेपी को। आकाश सक्सेना जो समाजवादी पार्टी के जो नेता आजम खान हैं, उनके खिलाफ अक्सर अदालती लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनको वहां से टिकट देने की संभावना जताई जा रही है। और रामपुर और जो खतौनी की सीट है, जहां से बीजेपी के ही विधायक थे विक्रम सैनी, जो सजा याफ्ता होने के बाद वो सीट खाली हुई है, उनकी पत्नी को वहां से बीजेपी टिकट दे सकती है। तो बहरहाल इन तीनों सीटों पर 3 लोगों का एक पैनल वो यहाँ की बीजेपी की स्टेट इकाई ने केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा है और वो 1-2 दिनों में अनाउंस करेंगी। मैनपुरी और रामपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉमिनेशन की लास्ट डेट 17 तारीख है, तो लिहाजा वहाँ 14-15 तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। खतौनी में नॉमिनेशन की लास्ट डेट 18 तारीख है, तो वहाँ पर 1-2 दिन और वहाँ पर ले सकते हैं। 16 तारीख को माना जा रहा है कि रामपुर और मैनपुरी खतौली विक्रम सैनी की सीट, और ऐसे में मांग भी उठी थी कि जब रामपुर में यहाँ सदस्यता भंग की गई आजम खान की, तो खतौली में विक्रम सिंह की क्यों नहीं। और अब ऐसे में उपचुनाव देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर किस तरीके से जीत काबिज करती है। बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के खिताब के लिए। आज पाक और इंग्लैंड में भिड़ंत होने वाली है। एमसीजी में दोपहर 1:30 बजे से फाइनल मुकाबला होने वाला है, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड के दूसरे T20 खिताब पर नजरें हैं। बारिश को देखते हुए रिजर्व डे भी रखा गया है। आईसीसी ने फाइनल मैच का प्लेइंग टाइम भी बढ़ा दिया है। मैच न होने पर ट्रॉफी शेयर कर सकते हैं पाक और इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप खिताब के लिए आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत है। 2022 T20 वर्ल्ड कप का यह फाइनल मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान, इंग्लैंड दोनों टीमों की नजरें मैच जीतकर अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम करने की होगी। 9 बजे की 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।